जो हमारी ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है वो अलग अलग देशों में जा रही है, पाकिस्तान को एक्सपोज कर रही है। शशि थरूर यूएस जा चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी बहरीन में इंडिया को डिफेंड कर चुके हैं। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले जब उन्होंने बहरीन में अपनी बात रखी, ही वेंट वायरल एज वेल। क्वेश्चन ये उठ सकता है कि डेलीगेशन क्यों भेज रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले आई नीड अ स्मॉल फेवर फ्रॉम यू। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं चैनल का नाम क्या रखूं। अभी फिलहाल उसका नाम राहुल साई 222 है, ये मेरा सोशल मीडिया आईडी है। आई एम लुकिंग टू चेंज द नेम ऑफ द चैनल। डू लेट मी नो व्हाट शुड आई कीप। आई एम ओपन फॉर सर्टन आइडियाज। आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्रिपरेशन करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस दैट वी हैव सेंट। आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जो हमारी ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है वो अलग अलग देशों में जा रही है, पाकिस्तान को एक्सपोज कर रही है। इन पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस में बहुत सारे ऑपोजिशन एमपीज भी है। शशि थरूर यूएस जा चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी बहरीन में इंडिया को डिफेंड कर चुके हैं। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले जब उन्होंने बहरीन में अपनी बात रखी, ही वेंट वायरल एज वेल। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इन पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस के बारे में और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, इंडियन डिप्लोमेटिक पॉलिसी में क्या कोई शिफ्ट आया है। आप जानते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद भारत का रिस्पॉन्स था ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर, यू नो ऑल दीज थिंग्स। आफ्टर दैट इंडिया ने 7 डेलीगेशंस भेजे हैं एक मिशन के साथ कि हम पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे एट ग्लोबल लेवल, पाकिस्तान एज अ टेरर स्टेट। अलग अलग डेलीगेशंस जा चुके हैं, 30 से भी ज्यादा कंट्रीज विजिट कर रहे हैं, 33 ग्लोबल कैपिटल्स में जा रहे हैं, वहां पे इंडिया का पक्ष रख रहे हैं, इंडिया की बात रख रहे हैं। तो इस खबर को हम लोग डिटेल वे में समझेंगे। मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा ऑल पार्टी डेलीगेशन क्या होता है, क्या ये कोई नई चीज है, क्या भारत ऐसी चीजें पहले कर चुका है, ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन गए हैं कितनी डेलीगेशंस हैं और इनका उद्देश्य क्या है, और अंत में चर्चा करेंगे कि क्या ये एक पॉलिसी शिफ्ट है। इसके ऊपर भी हम लोग एक डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन के एंड में आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डिस्कशन की। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑलरेडी हम लोगों ने 7 डेलीगेशंस भेजे हुए हैं एक मिशन के साथ कि पाकिस्तान को एक्सपोज करना है। तो पहला प्रश्न उठता है कि क्या ये कोई नया ट्रेंड है सर, क्या ये कोई नई चीज है कि मैंने इतने सारे डेलीगेशंस भेजे हुए। नॉट रियली। देखिए, पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस तो हम लोग पहले से ही भेजते हैं। नॉट रियली, दिस इज नॉट रियली अ न्यू ट्रेंड। हम लोग पहले से भी पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। इंडिया का जो अभी का पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी का इनिशिएटिव है, ये एक बहुत बड़े स्तर पे हुआ है। जैसे दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पे हम लोगों ने 7 डेलीगेशंस भेजे हैं अलग अलग कंट्रीज को, 7 डेलीगेशंस टू डिफरेंट कंट्रीज विथ वन एजेंडा। तो इस तरह की चीज पहली बार हुई है पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिन कंट्रीज को मैंने भेजा हुआ या फिर जिन लोकेशंस को मैंने भेजा हुआ है सर, उनका कमीशन, उनका कॉन्सुलेट भी यहाँ पे होगा ना, तो वहां पे भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते थे। नहीं, हम लोग ग्लोबल लेवल पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई द स्केल इज मच बिगर। सो द ट्रेंड इज, दिस इज अ न्यू ट्रेंड वेयर वी हैव सेंट मेनी डेलीगेशन। लेकिन अगर पहले की बात करें हम लोग, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी या फिर पार्लियामेंटेरियंस की डिस्कशन, पार्लियामेंट्रीज की शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग, ये पहले से होती हुई आ रही है। अगर आपको एक उदाहरण चाहिए जहां पे हमारा एक्सटेंसिव पार्लियामेंट्री डेलीगेशन एक्सचेंज होता है, वो है इंडिया और यूरोपियन पार्लियामेंट का रिलेशनशिप। इनफैक्ट 1980 से ही यूरोपियन पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट के डेलीगेशंस एक्सचेंज होते रहते हैं, नॉलेज एक्सचेंज होती रहती है, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस डिस्कशन होती रहती है। 2007 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने तो स्पेसिफिकली एक डेलीगेशन इंडिया की रिलेशन के लिए उन्होंने सेट किया था। 2004 में इंडिया और ईयू की पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक भी बन गई है और तब से लेकर बहुत सारे यूरोपियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस इंडिया को आ चुके हैं 2007 से। इट्स नथिंग न्यू, हमारे भी डेलीगेशन बहुत सारे जा चुके हैं। लेकिन नया चीज क्या है, इस बार हम लोगों ने मल्टीपल टीम्स भेजी हुई है, मल्टीपल जगह पे भेजी हुई है, एक स्पेसिफिक एजेंडा के साथ। इसके अलावा आपने पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इंडियन पॉलिटी में आपने देखा होगा कि जो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन होती है, आईपीओ जो होती है, उसमें हमारे पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस जाते हैं। जनरली पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस को हमारे स्पीकर हेड करते हैं। इस तरह की चीजें भी हम लोगों ने जरूर देखी हुई। तो ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये कोई नया चीज नहीं है, लेकिन जिस स्तर पे हुआ है, जिस एजेंडा पे हुआ है, इट इज क्वाइट एक्स्ट्रॉर्डनरी। आई थिंक in recent past this has been the first time something like this
हैज हैपेंड। ठीक है, अब सवाल उठता है, सर ये जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजने की जो प्रक्रिया है, क्या इसके पीछे कोई लॉ है? इज देयर एनी लीगल फ्रेमवर्क? द आंसर टू दिस वुड बी नो। अब जैसे किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछ लिया कि सर रोहिणी कमीशन आ गया, कोई दूसरा कमीशन आ गया, ये जो कमीशन बैठाती है स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कैसे आती है? जैसे कमीशन ऑफ इंक्वायरी होती है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सो मेनी कमीशंस, उनके पीछे एक स्टैट्यूट है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। सर वैसे जैसे हमारे अब डेलीगेशन जो है, क्या इन डेलीगेशंस के पीछे कोई लॉ है? नहीं, कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक लीगल फ्रेमवर्क। लेकिन इन डेलीगेशंस का उद्देश्य तो आपको पता ही है। कैन यू रिकॉल व्हाट इज आर्टिकल 51? आर्टिकल 51 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जहां पे हम लोग इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल रिलेशंस को बढ़ावा देना चाहते हैं, शांति चाहते हैं। आप जानते हो कि इंडिया का कॉन्सेप्ट है वसुदेव कुटुंबकम का, राइट? सो वी वांट गुड रिलेशंस, वी आर अ पीस लविंग कंट्री। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मैं कह सकता हूँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जरूर है कि हमारी डेलीगेशन जो जा रही है, भारत का संदेश लेकर जा रही है, भारत का पक्ष लेकर जा रही है, भारत का पर्सपेक्टिव लेकर जा रही है। तो लीगल फ्रेमवर्क ना ही हो, लेकिन मैं कहूंगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तो है ही हमारे पास, लेकिन हमारे पास इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क जरूर है। ऐसा नहीं है कि आई डोंट हैव एनी इंस्टीट्यूशन सेटअप, आई हैव मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एमईए जो है हमारा, राइट, पहले एमईए भी था, मिनिस्ट्रीज ऑफ ओवरसीज अफेयर था, सारे मर्ज हो चुके हैं अभी। यू डू अंडरस्टैंड देयर इज ओनली वन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विच इज द बैकबोन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के 200 से भी ज़्यादा डिप्लोमेटिक मिशन से अलग अलग कंट्रीज में, तो वो हमारे जो भी एमपीज जाएंगे, जो भी डेलीगेशन जाएगा, उस डेलीगेशन को लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो, बाकी दूसरा भी सपोर्ट हो, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सर ये जो डेलीगेशन जाएगा, क्योंकि अब मंत्रालय से जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जा रहा है, तो क्या सर इस मंत्रालय के ऊपर कोई ओवरसाइट है? ऑफकोर्स हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी है जो एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर है, वो मॉनिटरिंग इन सारी चीज़ों के ऊपर मॉनिटरिंग करते हैं। तो मैं कहूँगा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमारे पास है, बट ऐसे में किसी स्टैट्यूट या फिर किसी लॉ के बारे में बात नहीं कर सकता जिसके थ्रू ये डेलीगेशंस बनी हुई। ये ध्यान रखना है, इसको नोट करना है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब अगला सवाल उठता है कि सर अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ हमारा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम लोगों ने कितने डेलीगेशंस भेजे? देखिए टोटली हम लोगों ने 7 डेलीगेशंस भेजे, 7 डेलीगेशंस, एंड दे विल बी विजिटिंग और दे आर विजिटिंग डिफरेंट कंट्रीज, 30 से भी ज्यादा कंट्रीज, टू बी वेरी प्रिसाइज 32 टू 33 कंट्रीज, 33 ग्लोबल कैपिटल्स में वो विजिट करने वाले हैं। और ध्यान रखना है, दे आर ऑल पार्टी डेलीगेशन। इसका मतलब है केवल एक पक्ष से नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हम लोगों ने अलग अलग एमपीज को इन्वॉल्व किया है इन डेलीगेशंस के अंदर। टोटली 7 डेलीगेशंस है, जिसमें हेड कर रहे हैं बीजेपी के एमपी है बैजयनाथ जय पांडा, ग्रुप 1 को हेड कर रहे हैं, रविशंकर प्रसाद ग्रुप 2 को हेड कर रहे हैं, जेडीयू के संजय झा ग्रुप 3 को लीड कर रहे हैं, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे इज देयर, कांग्रेस के शशि थरूर है, सुप्रिया सुळे फ्रॉम एनसीपी शरद पवार, कनिमोली करुणानिधि फ्रॉम डीएमके, अलग अलग ग्रुप्स को हेड कर रहे हैं। एंड वी हैव ऑल बीन कीपिंग अ क्लोज आई ऑन दीज, किस तरह से वो इंडिया का पक्ष रख रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन उठता है, सर ये जो डेलीगेशन बनाए गए तो ये कैसे सेलेक्ट होते हैं? क्या इसका कोई क्राइटेरिया? अब जैसे मैंने बताया लीगल फ्रेमवर्क तो नहीं है, तो कोई फिक्स क्राइटेरिया भी नहीं किस तरह सेलेक्ट किया गया। देखिए देयर इज नो स्पेसिफिक सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर दिस डेलीगेशन। ठीक है, अब जो रिसेंट हम लोगों ने देखा है, नॉर्मली जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी जाती है, समझ लीजिए आईपीयू को जा रही है, नेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन को अगर जा रही है, तो वहां पे भी यू डू अंडरस्टैंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चली जाती है ना, वहां पे चेयरमैन हो, स्पीकर हो, दे डिसाइड एटसेट्रा। लेकिन अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एम्फेसिस हमारा रहा है ऑल पार्टी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, तो सभी पार्टी से पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इसको हम लोग जरूर इंश्योर करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहूँगा एक पर्टिकुलर फैक्टर, अगर हम लोग कुछ नामों को देखें, अगर इफ यू लुक एट द नेम्स शशि थरूर, झा एटसेट्रा, तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे संजय झा हो गए, तो एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनका एक्सपीरियंस शायद जरूर देखा गया होगा, स्पेशली इन एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ पर्सन इन पब्लिक रिलेशंस, एज अ पर्सन इन फॉरेन अफेयर्स, लाइक संजय कुमार झा, शशि थरूर, इनकी सिलेक्शन इंडिकेट करते हैं कि सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं and they have experience in public relations. All right, so Asaduddin Owaisi, in fact he has been awarded
पार्लियामेंटेरियन अवार्ड्स ऑल्सो बिफोर, तो दिस कैन बी वन ऑफ दी फैक्टर्स। ऑफ कोर्स इसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल कंसिडरेशन, पॉलिटिकल कैलकुलेशंस हो सकते हैं, उसके अंदर मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि इस सिलेक्शन के ऊपर भी कई सारी टिप्पणियां आई थी अलग अलग अपोजिशन पार्टी से। लेट्स नॉट डेल्व इनटू दोस थिंग्स, बट जनरली आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम लोग डेलीगेशन सेलेक्ट करते हैं, व्हेनेवर वी सेलेक्ट अ डेलीगेशन लाइक दिस, केवल पॉलिटिशियंस नहीं जाते, इसको हमेशा नोट करना है, ठीक है। ओनली पॉलिटिशियंस डू नॉट गो। अब ये क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर में जरूर बताऊंगा। पॉलिटिशियंस केवल नहीं जाते, उनके साथ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हो गए, सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी, मेनली एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये भी जाते हैं, ठीक है। तो जैसे वी हैव सेंट डिफरेंट डिप्लोमैट्स ऑल्सो विद डिफरेंट ग्रुप्स, रिटायर्ड डिप्लोमैट्स भी हैं कुछ इन ग्रुप्स के साथ, ये ध्यान रखें। क्यों भेजते हैं मैं आपको थोड़ी देर में ये जरूर समझेंगे जब हम लोग इश्यूज के बारे में बात करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी कितने डेलीगेशंस हम लोगों ने भेजे हुए हैं, कैसे हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है। अब जरूरी चीज है सर, ये डेलीगेशंस हम लोग भेज क्यों रहे हैं। ऑफ कोर्स बेसिक एजेंडा तो आपको पता ही है, लेकिन आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से आपको और भी चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहते हैं, बिल्कुल वी वांट टू एक्सपोज पाकिस्तान एज अ टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट। पहलगाम अटैक के बाद यहां पे टेरर ग्रुप्स है, इसको एक्सपोज करना है। इसके अलावा जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इन चीजों पर भी बात करें कि किस तरह से टेररिज्म भी जैसे एडवांस होता जा रहा है, जैसे टेररिस्ट के भी इवॉल्विंग टैक्टिक्स इमर्ज हो रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन कवर को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा पहलगाम अटैक में दे वर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ कैमरास, राइट, प्रॉब्ली टॉकिंग टू समबडी, जो भी आपने पहलगाम की रिपोर्ट सही उसमें देखा होगा कि इवॉल्विंग टैक्टिक्स आ रही है उनकी भी। इसके अलावा हमारा रेस्पॉन्स क्या था, इंडिया का रेस्पॉन्स मेजर्ड था ऑपरेशन सिंदूर में, ये भी हम लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान का जो मिस इन्फॉर्मेशन है हम उसको जरूर ब्रेक करना चाहते हैं, क्योंकि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहां पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराडाइम बन चुका है, और पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन को हम लोग डिस्पेल करना चाहते हैं। दैट इज वाई वी हैव सेंट द डेलीगेशन ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान की डुप्लिसिटी को एक्सपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान बहुत ही डुप्लिसिटस स्टेट है। अगर आप देखो पाकिस्तान की तरफ से होता क्या है, पाकिस्तान बोलते हैं हम टेरर ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनके खुद के मिनिस्टर्स बोलते हैं कि हमारी पॉलिसी रही है। उनके अखबारों में भी आता है कि जो नॉन स्टेट एक्टर की टैक्टिक्स है हम लोग उसको भी इस्तेमाल करते हैं, टेरर टैक्टिक्स को भी इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट ऑन कैमरा उनके मिनिस्टर्स ये बता चुके हैं कि हमारी पॉलिसी रही है और हम लोग यूएस के लिए काम करते थे। कोल्ड वॉर के दौरान हम लोग एट द बिहेस्ट ऑफ यूएस वी हैड दीज पॉलिसीज, बट वी डू नॉट हैव इट एनी मोर, राइट। तो इस तरह की चीजें, सो इसको जरूर एक्सपोज करना है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने एक इमीडिएट रेस्पॉन्स जरूर लिया था पहलगाम अटैक के बाद। हम लोगों ने इंडस ट्रीटी को अबेंस में रखा, बाद में सस्पेंड भी किया। आप जानते हो इंडस ट्रीटी के ऊपर हमारा जो स्टैंड है ना, इसको जरूर एक्सप्लेन करना है, राइट। सो वी वांट टू एक्सप्लेन इंडस वाटर ट्रीटी स्टैंड ऑल्सो। इसके अलावा हमारी तरफ से हम एक चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑल्दो मैंने इसको बहुत ही इनफॉर्मल नाम दिया है, इनफ इज इनफ डॉक्ट्रिन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नो टॉलरेंस और जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के ऊपर। अगर इंडिया का क्लियर कट डॉक्ट्रिन आ चुका है, हम लोग ये कह रहे हैं अगली बार अगर टेरर अटैक होगा वी आर गोइंग टू अटैक, राइट, वी आर गोइंग टू गिव अ मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर रेस्पॉन्स। इनफैक्ट सरकार की तरफ से कहा गया ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूइंग, दैट इज व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। इसके अलावा इंडिया एक पीसफुल कंट्री है जरूर। अब यहां पे आप मुझे कहोगे सर व्हाट इज दिस, आप एक तरफ बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, दूसरी तरफ पीसफुल कंट्री की। देखिए इंडिया ने रिएक्ट नहीं किया, इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया। टेरर अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया। जब पाकिस्तान ने रिएक्ट किया तो हम लोगों ने उसके बाद भी रेस्पॉन्ड किया। वी डिड नॉट हिट एनी सिविलियन टारगेट्स, वी हिट पाकिस्तान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान बॉर्डर पे शेलिंग कर रहा है, सिविलियन एरियाज पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया का बहुत ही मेजर्ड रेस्पॉन्स था। दैट इज वाई व्हाट वी वांट इज पीस, राइट। दैट इज व्हाट वी आर कम्युनिकेटिंग ऑल्सो। वी आर अ रेस्पॉन्सिबल कंट्री, वी आर नॉट अ रोग कंट्री लाइक पाकिस्तान। दैट्स द मैसेज बेसिकली, ठीक है। ये हमारा उद्देश्य है इन डेलीगेशंस को भेजने का। इसके अलावा अब क्वेश्चन उठता है कि सर ठीक है मैं उद्देश्य समझ गया, सर उद्देश्य अचीव हुआ कि नहीं, ये तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जब इसके ऊपर सारी डेवलपमेंट हो जाएगी, सक्सेस रहा नहीं रहा, इसके ऊपर हम लोग एनालिसिस जरूर करेंगे। अभी सवाल उठता है कि सर ठीक है पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस के बारे में समझ गया, सिलेक्शन के बारे में समझ गया, फ्रेमवर्क के बारे में आई अंडरस्टूड, लेकिन इनके साथ इशू क्या होता है, जैसे स्पेसिफिकली इसके बारे में बता रहा हूं। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट डेलीगेशन, ओके।
what is the issue? The first issue that might crop up, or logical issue would be, why justify to the world? ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठ सकता है कि डेलीगेशन क्यों भेज रहे हैं, है ना। अब ये सवाल उठा रहे इसलिए दैट डजंट मेक मी एंटी नेशनल, आपको ये समझना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव। अगर आप मैक्रो पर्सपेक्टिव को देखो तो जो कॉम्प्रिहेंसिव पावर ग्राफ होता है उसके अंदर समवेयर हम लोग मिडल में आते हैं, है ना। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम लोग कहते हैं इट्स ऑलवेज अ पावर स्ट्रगल, तो कुछ ग्रेट पावर है, कुछ मिडिल पावर है, कुछ स्मॉलर पावर्स होते हैं, तो वी आर समवेयर इन द मिडल। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ग्रेटनेस अचीव करें, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग भी मिडिल पावर है तो क्वेश्चन उठता है कि जस्टिफाई क्यों करो। अब सिंपल एग्जांपल अगर आपको दे दूं मैं, भाई रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे, किसी को कुछ बोला क्या? नो जस्टिफिकेशन, सीधे सीधे उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोप साइड से हमें थ्रेट है, तो हमें एरिया की वजह से जो लड़ाई चल रही है, यू डू अंडरस्टैंड, किसी को कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। अब यूएस चला जाता है, यूएस भाई उनका कॉन्टिनेंट छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, और जैसे इराक में चले गए, अफगानिस्तान में चले, किसी को कोई जस्टिफिकेशन नहीं, ठीक, यस। तो इंडिया क्यों जस्टिफाई कर रहा है? दिस इज वन क्वेश्चन। तो इसका एक पर्टिकुलर आंसर हो सकता है कि अभी भी हम लोग वो मिडिल पावर जो स्ट्रगल होते हैं ना, उसमें हम लोग फंसे हुए हैं ऑफकोर्स। और हम लोगों ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिप्लोमेटिकली कहीं ना कहीं जो भी हम लोग, आई वुडंट से एलाई, क्योंकि इंडिया अगर किसी को एलाई तो नहीं कहते, हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, राइट, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। ढेर सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से किसी ने भी ओपनली पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं है, किसी ने भी ओपनली पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, आई वुड से बारिंग इजराइल एंड एन अनलाइकली नेम अफगानिस्तान, ठीक है। तो उसके अलावा किसी भी मेजर कंट्री ने पाकिस्तान को टेरर स्टेट नहीं कहा, पाकिस्तान के टेररिज्म को कॉल आउट नहीं किया। इसीलिए हम इंटरनेशनल लेवल पे इसको लेकर जा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये भी उठ जाता है, सर वाई जस्टिफाई? अब देखो, जस्टिफाई करने जा रहे हैं तो एक और उसका पहलू भी आ जाएगा। अब क्योंकि मैं मिडिल पावरों में जस्टिफाई करने की जा रहा हूं, क्योंकि डिप्लोमेटिकली मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक फ्लिप साइड भी हो सकता है। फ्लिप साइड क्या होगा कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस और पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो गए, और यू डू नो वेस्टर्न मीडिया इट डज नॉट लव इंडिया, राइट। तो वेस्टर्न मीडिया में हो सकता है कि ट्रिकी क्वेश्चंस उठ जाए, ट्रिकी क्वेश्चंस जैसे वाज इट अ फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस ऑन पार्ट ऑफ इंडिया द पहलगाम टेररिस्ट अटैक, राइट। इसके अलावा जैसे देर आर न्यूज रिपोर्ट्स, पाकिस्तान क्लेम्स इंडियन एयरक्राफ्ट को गिराया है, बहुत सारी चीजें हुई है, राइट। तो इसके ऊपर भी सवाल उठ सकते हैं। तो स्क्रूटिनी इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन की भी हो सकती है, और इस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में पार्लियामेंटेरियंस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो दैट माइट बी वन ऑफ द इश्यूज। इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, अब कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया है नहीं, लेकिन आई थिंक द डेलीगेशन, ऑल पार्टी डेलीगेशन नेम साउंड्स गुड, क्योंकि हम लोग कंसेंसस बिल्ड करना चाहते हैं। बहुत सारे पार्टीज को हम लोगों ने इस डेलीगेशन में हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ, जैसे नॉट जस्ट द रूलिंग पार्टी बीजेपी, देर आर मेंबर्स फ्रॉम जेडीयू, देर आर मेंबर्स फ्रॉम एआईएमआईएम, मेंबर्स फ्रॉम कांग्रेस, मेंबर्स फ्रॉम डीएमके, राइट। लेकिन उसके बावजूद जरूर सवाल उठे अपोजिशन पार्टीज की तरफ से, सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर जरूर कुछ कंसर्न्स उठे थे, दैट माइट बी अनदर इशू। इसके अलावा जो तीसरा इशू होगा वो होगा पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, उसकी खुद की लिमिटेशन। अब मैंने आपको बोला पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जब हम लोग भेजते हैं तो हम लोग उसके साथ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को भेजते हैं, है ना। वी सेंड सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स, समटाइम्स वी सेंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। डू यू नो व्हाई? बिकॉज मैंने पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को अभी मेरी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के लिए भेजा है। क्यों? क्योंकि मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं इन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, ठीक है। अब पार्लियामेंटेरियंस का कम्युनिकेशन आपने देखा ही होगा। अब जनरली आई एम गोइंग टू यूज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, पार्लियामेंट्स थोड़ा सा बड़बोले होते हैं, करेक्ट? कैन आई से दैट? आई थिंक ओके आई यूज दैट टर्म, क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है कि पार्लियामेंटेरियंस दे गिव स्टेटमेंट्स, कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं। रिसेंट टाइम्स में तो बहुत सारे एमपीज दे हैव बीन इन न्यूज़। आई थिंक किसी ने कर्नल कुरैशी पे स्टेटमेंट दिया, किसी ने ऑपरेशन सिंदूर पे एक स्टेटमेंट दे दिया, बोला कि महिलाओं को भी लड़ना था वहाँ पे। मतलब दिस इज द थिंग व्हाट हैपेंस, एंड पार्लियामेंट्री डेलीगेशन हैज टू बी ट्रेन्ड, और इस तरह के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के लिए हमें ट्रेन करने की जरूरत होती है। इसीलिए हम लोग डिप्लोमेट्स को भी साथ में भेजते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ट्रेनिंग भी हुई। अगर आप एमईए का स्टेटमेंट देखोगे, उन्होंने बताया कि पार्लियामेंटेरियंस को उन्होंने बताया, उन्हें ट्रेन किया
कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो भी डिटेल्स थी उनके बारे में दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई। दैट माइट बी वन ऑफ द इशूज। इसके अलावा इन जनरल हमारे साथ एक बहुत बड़ा इशू है विद रिस्पेक्ट टू आवर ओन फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स खुद ही ओवरलोडेड है। कई सारी रिपोर्ट्स आ चुकी है, कई सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 2021-22 में उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज वन ऑफ द लीस्ट फंडेड विथ वेरी फ्यू ऑफिसर्स। ऑलराइट, जैसे यहां पे मैं आपको बता रहा था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन ऑफ मिस्टर विक्रम मिश्री एंड अनदर पॉलिटिशियन, राइट। अब द नंबर ऑफ विक्रम मिश्रीज इन आर MEA आर लेस। अब इससे क्या होगा, और भी ओवरलोड हो सकता है, दैट इज अनदर इशू, राइट। So these are some of the issues that we can highlight in sending these parliamentary delegates. अब सवाल उठता है, सर हम लोगों ने सेंड कर दिया, तो क्या ये एक पॉलिसी का शिफ्ट है? आई वुड से इट वुड बी टू अर्ली टू कॉल इट अ शिफ्ट इन द पॉलिसी, बट कहीं ना कहीं हम लोग का जो पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी है ना वो काफ़ी इवॉल्व हो रहा है। जैसे पहले हम लोगों ने पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी में हमारे MPs को भेजा, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को स्पीकर के गाइडेंस के अंडर हम लोगों ने भेजा, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, पार्लियामेंट्री एक्सचेंज हुआ, यूरोपियन पार्लियामेंट के साथ हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री डेलीगेशन एक्सचेंज चलता है। इस बार कहीं ना कहीं एक इवॉल्विंग चीज़ क्या हुई है कि हम लोगों ने पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को इस्तेमाल किया हुआ है हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के लिए, हमारे फॉरेन पॉलिसी कम्युनिकेशन के लिए, राइट, हमारा पक्ष रखने के लिए। सो दिस इज समथिंग न्यू। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या होंगे, जब भी इसके ऊपर और भी खबरें आएंगी तो हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला चीज आपको समझना चाहिए कि पूरा देश एक है, ऑल पार्टी डेलीगेशन गया है, रूलिंग MPs हो, अपोजिशन के MPs हो, एवरीबॉडी हैज बीन यूनाइटेड हियर प्रोजेक्टिंग नेशनल यूनिटी कंसेंसस। जैसे असदुद्दीन ओवैसी हाईलाइटेड, पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट, इज अ फेल्ड स्टेट, टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट है वो। तो हमारा अभी जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म है, ये क्लियर हो चुका है। अब यहां पे आई डोंट थिंक किसी पॉलिटिकल पार्टी का यहां पे एंगल आता है, कंप्लीटली एवरीबॉडी इज यूनाइटेड, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट। इसके अलावा इंडिया का डिप्लोमेटिक पोजीशन हम लोगों ने बहुत क्लियर कर दिया कि हम लोग एक रेकलेस प्लेयर नहीं है, एक रेकलेस मेंबर नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पूछ सकता है, अरे क्यों जस्टिफाई कर रहे हो, हैज रशिया जस्टिफाइड अटैकिंग यूक्रेन, व्हाई आर यू जस्टिफाइंग? India is a responsible player. India aims to become United Nations Security Council member. Russia is already there. ठीक है, इंडिया इज अ रेस्पॉन्सिबल। तो हमारे डिप्लोमेटिक पोजीशन हम लोग दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा वी आर सेंडिंग मैसेज ऑफ पीस एंड वी आर काउंटरिंग द पाकिस्तान फॉल्स नैरेटिव। ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट एक डायस्पोरा के साथ भी एंगेज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जितने भी डेलीगेशंस गए हैं आपने देखा होगा सिंबॉलिकली शशि थरूर जिसको लीड कर रहे थे, US जहाँ पे गए हुए थे, 9/11 मेमोरियल पे चले गए, कई सारी वहाँ पे डिस्कशंस हुई, मीटिंग्स हुई स्टूडेंट्स के साथ, डायस्पोरा के साथ, थिंक टैंक्स के साथ। सो डायस्पोरा को भी हम लोग हार्नेस करना चाहते हैं, और इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है। डायस्पोरा मतलब इंडियंस और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन फॉर स्टेइंग आउटसाइड, राइट, ह्यूज नंबर से। तो उन्हें भी हम लोग जरूर इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर वी वॉन्ट देम टू बी इन्वॉल्व in this Indian messaging or breaking the narrative which or breaking the false narrative of Pakistan, I would say. Apart from that, India का खुद का इमेज और इन्फ्लुएंस जरूर एनहांस होगा। अब इसके अलावा मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारी पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी में काफी एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही जनरल चीजें हुआ करती थी पहले, जैसे पार्लियामेंटेरियन एक्सचेंज, इंडियन पार्लियामेंट्री टीम किसी और पार्लियामेंट्री टीम से मिलेगी, एक्सचेंज होगा, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस कन्वेंशंस एक्सचेंज होंगे, इस तरह की चीज़ होती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक शिफ्ट है ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं अभी हमारे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के लिए, हमारा पक्ष रखने के लिए, डायस्पोरा के साथ कनेक्ट करने के लिए, थिंक टैंक्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। फॉर ऑल दीज थिंग्स वी यूजिंग दैम। That is a shift that we can see, and we can anticipate that going forward as well. All right. So that is the discussion of parliamentary delegations that we have sent. I hope that you have gained insight. जाते जाते जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ सवाल है आपकी प्रैक्टिस के लिए, उससे पहले ऑफ कोर्स कोई भी इसके ऊपर डेवलपमेंट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन। आपके लिए प्रैक्टिस का सवाल है, ये सवाल है जो मैंने बनाया हुआ है। India's deployment of multi-party parliamentary delegations to different global capitals post-Operation Sindoor represents a significant diplomatic shift reflecting its evolving approach to parliamentary diplomacy. इसको एनालाइज करना है,
250 वर्ड्स में, ठीक है। इस तरह का एक पहला सवाल भी आ चुका है, ऑल्दो आई वुडंट से कि जैसे जनरल इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जरूरी होगा, बट आई थिंक वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, क्योंकि इस तरह का ऑलरेडी एक पहले सवाल आ चुका है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में। एग्जामिन द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, बहुत ही जेनेरिक सवाल था 2019 का पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में इस तरह का सवाल आ गया था। तो पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी को भी थोड़ा सा तैयार कर ले, वी कैन एक्सपेक्ट something on this going forward, probably in this mains or even in PSIR as well. So do prepare। इन सवालों का जवाब देने के लिए मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छा फॉर्डर आपको दिया है। ये PDF जो है मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल, दिस इज टेलीग्राम चैनल @Rahul Sai 222। इस पे भी मेंस इनिशिएटिव शुरू हो जाएगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @Rahul Sai 222 पे, ये मेरा नंबर भी है। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and also share with others. Thank you again for watching this. I'll see you very soon again in the next lecture. Jai Hind.